जय हिंद दोस्तों, आज का जो अपना मार्केट कैप्सूल रहेगा, उसमें आज अपन मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन कुछ स्टॉक्स देखेंगे, किसी-किसी जो स्टॉक्स है उसमें जो स्टेक सेल की बात आई है, फिर एनटीपीसी ग्रीन करके एक स्टॉक है उसमें ऑर्डर आया है। तो ये वाली जो न्यूज़ रहती है अपन बस ट्रैक करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। फिर मैं आपको एनपीए क्राइसिस जो हुआ था अभी से 10-15 साल पहले उसके बारे में बताऊँगा। एफआईआई, डीआईआई के डेटा भी देखेंगे, जो मैंने ट्रेड्स लिए वो कैसे चल रहे हैं, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो ये आज के वीडियो में अपना एक वो है। तो सबसे पहले तो जो लेंसकार्ट है उसमें सॉफ्टबैंक विजन फंड करके एक जापानीज फंड है। इसने जो अपना स्टेक है वो 2.6% से मतलब सेल किया है और फ्लोर प्राइस है 635। तो जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि जो एफआईआई है ये एफडीआई में आता है वैसे, तो एफडीआई भी है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा बाहर ले जा रहे हैं, पर ये पिछले 2 साल से कर रहे हैं। मैं आपको भी डेटा भी दिखाऊंगा। तो अभी जो ये वाला है लेंसकार्ट, तो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, पर ऐसा नहीं कि कुछ स्ट्रक्चरली इसमें प्रॉब्लम है। फिर जो दूसरा शेयर है मीशो, तो इसमें भी एक ब्लॉक डील आई है। तो वाई कॉम्बिनेटर है, अगर आपको पता हो वाई कॉम्बिनेटर की यूएस का एक बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल से ग्रुप बोल लो, इंस्टीट्यूट बोल लो, या फिर एक सीड फंडिंग वाला मैं बोलूंगा चैनल बोल लो, तो उसमें वाई कॉम्बिनेटर बहुत आगे रहता है। तो पीटर थील करके शायद से है ना। तो उनने क्या किया है कि 1% का मेरे ख्याल से जो अपना स्टेक है वो इसमें सेल किया है मीशो में, ताकि थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग ये भी कर रहे हैं कि पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, तो एक ये भी डील है। तो इसमें आपको, अगर आपके पास वाला स्टॉक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। फिर जो एनटीपीसी ग्रीन करके जो स्टॉक है, उसमें क्या है कि एक नया ऑर्डर मिला है इन्हें एसईसीआई से। तो एसईसीआई क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, उनकी एक उसके अंडर एक पब्लिक सेक्टर फर्म आती है। तो वो क्या करती है, जो सोलार का मिशन चल रहा है पूरा, ये वाली गवर्नमेंट ने बहुत काम किया उस पे, तो उससे एक ऑर्डर मिला है इनको। ऑर्डर की वैल्यू मेरे ख्याल से हाँ, 500 मेगावाट की कैपेसिटी इनको अवार्ड की गई है। तो एक ये है कि की टेक अवे है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन है, और जो ये वाला सेक्टर है ये ग्रोइंग है। तो एक ये वाली कंपनी का जो स्टॉक है इसको आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेना है, पर ये है कि अपन देख रहे हैं कि ये वाले सेक्टर में थोड़ा पैसा आ रहा है और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो इधर आपको दिख रहा होगा कि सेक्टोरल रोटेशन कहाँ पर हो रहा है। फिर जो अपनी अगला न्यूज़ है या फिर अगला डेटा बोलेंगे, तो इसमें क्या है ना, अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे कि मैंने ईयरली डेटा निकाला है एफआईआई और डीआईआई का। तो जो ये रेड आपको दिख रहा है, ये एफआईआई रेड तब होता है जब एफआईआई बेच के जा रहा है, और जब ग्रीन दिख रहा है कि मतलब परचेजिंग हो रही है। तो 2019 में अगर आप देखेंगे, तो 2019 में 40,000 करोड़ के लगभग एफआईआई ने पैसा डाला था, और डीआईआई जो है उनने 42,000 करोड़ का इसमें पैसा डाला था। फिर आप अगले साल देखेंगे कि डीआईआई ने तो चलो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी थी, मेरे ख्याल से कोविड वाला ईयर था, पर एफआईआई जो स्मार्ट मनी रहता है, उनको पता रहता है क्या करना है, तो उनने इधर पे खरीदा था। फिर क्या हुआ कि उनने फिर बेचना चालू किया। जब एफआईआई ने बेचना चालू किया, तो इधर 90,000 करोड़, फिर 2,70,000 करोड़ बेचा, फिर इधर 16,000 करोड़, इधर थोड़ा कम हो गया था। तो जैसे आप देखेंगे कि इधर पे कम हुआ है, तो 2023 में मार्केट बहुत अच्छा था। और अगर आप इधर पे देखेंगे, जो डीआईआई है वो खरीदते ही जा रहा है, मतलब 94,000 करोड़, फिर 2,70,000 हो गया, फिर 180 हुआ। इसमें थोड़ी कमी आई थी ये वाले ईयर में। फिर 2024 में अगर आप देखेंगे कि रिकॉर्ड सेलिंग करी थी किसने, एफआईआई ने। फिर लगातार 3 साल से, मतलब ये मेरे को 9 लाख करोड़ रुपए तो इधर पे ही दिख रहे हैं कि इतना ये सेल करके निकल चुके हैं। अब ये 9 लाख करोड़, अगर आपको मार्केट में इतनी सप्लाई चाहिए, तो उस मतलब कोई बेचने वाला भी होना चाहिए, मतलब कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए उसको। तो अगर आप जैसे ये सेल कर रहे हैं, तो खरीदने खरीदने के लिए कौन है? अपने जो डीआईआई है। तो डीआईआई ने इधर 5 लाख करोड़, 7,80,000 करोड़, इधर 5,26,000 करोड़ इतना खरीदा हुआ है। तो अगर आप इधर पे इसको कैलकुलेट भी करेंगे टोटल, तो अगर आपका ये मोटा-मोटा 12 लाख करोड़ आएगा, और इनने जितनी बाइंग करी है, ये कम से कम मेरे ख्याल से 18 से 19 लाख करोड़ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब डीआईआई परचेज़ कर भी रहा है, तो मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपको एफआईआई का थोड़ा-सा पुश चाहिए ही रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि एफआईआई और डीआईआई के जो डेटा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे कुछ स्विंग ट्रेडिंग में फ़र्क पड़ेगा या इन्वेस्टिंग पे फ़र्क पड़ना चाहिए, पर क्या होता है कि अगर अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, अगर आपने क्रिकेट खेला हो, या फिर अगर आपने फुटबॉल खेला हो, अगर जैसे फुटबॉल में क्या होता है कि कभी-कभी जो स्ट्राइकर रहता है उसका टाइम पीरियड अच्छा नहीं जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उसको एक पेनल्टी मिल जाती है, तो उससे क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जो एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए रहता है, वो एफआईआई प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपना एक डेटा था एफआईआई और डीआईआई का। जो अगला अपना डेटा है वो ये है, मैंने इधर यूपीए वर्सेस इंडिया इसलिए लिखा है क्योंकि जो रघुराम राजन ने, मैंने आपको उनकी बुक भी रिकमेंड करी थी। तो बुक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। तो उसमें उन्होंने बोला था कि 2015 में, मेरे ख्याल से 15 या 16 में उन्होंने बुक लिखी है, तो उसमें उन्होंने बोला था कि यूपीए के टाइम पे जो रेकलेस लेंडिंग हुई थी, आप कुछ भी चेक नहीं करते थे कि लोन किसको देना है, क्या देना है, पॉलिटिशियंस ने कॉल किया, आपने लोन दे दिया। फिर आप कुछ भी नहीं देखते थे, बैंक की बैलेंस शीट हो गई, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज होते हैं, एनपीए होते हैं, निम्स होता है, आप ये सब कुछ भी नहीं देख रहे थे, आप बस लेंडिंग किए जा रहे थे। तब से लेके अभी तक
अगर आप देखेंगे कि नो लिस्टेड बैंक हैज़ इवन 1% ऑफ नेट एनपीए। आप ग्रॉस एनपीए तो भूल जाओ, नेट एनपीए की इधर बात हो रही है कि 1% भी नहीं है किसी बैंक का। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो अपना एनपीए था, मतलब ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस था। गवर्नमेंट ने 4 आर करके एक रिज़ॉल्यूशन था, वो लेके आए थे। बहुत सारे बैंक्स थे, जैसे डीएचएफएल आपको याद होगा, आईआईएफएल याद होगा, इनको ये मतलब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए। और गवर्नमेंट ने फिर सपोर्ट किया, आईबीसी कोड लेके आए कि अगर इतने एनपीए हो रहे हैं तो फिर उसमें क्या हो गया था कि ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस हो गया था। बैंक्स की बैलेंस शीट खराब, बैंक्स जिनको लेंड किया था उनकी बैलेंस शीट खराब हो गई थी। जो आप अगर देखेंगे कि जो रियल एस्टेट कंपनी थी उनकी बैलेंस शीट भी खराब हो गई थी। फिर बैंक्स ने किसको लेंड किया था? रियल एस्टेट कंपनीज को तो किया ही था, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी किया था, तो उनकी भी बैलेंस शीट खराब हो गई थी। फिर बैंक्स अकेले ने लेंड नहीं किया था, तो उनने जो एनबीएफसीज है उनने भी लेंड किया था। तो फिर जो अरविंद सुब्रमण्यम करके हैं उनने बोला था ट्विन ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस है, मतलब बैंक्स में भी है, एनबीएफसी में भी है, रियल एस्टेट में भी है, और जो इंफ्रा वाली कंपनी जो रोड्स वोड्स बनाती है उनमें भी है। तो आप सोचिए कि बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर उनकी लेंडिंग कैपेसिटी है भी, कि सरकार थोड़ा पुश कर रही है कि आप लेंड करो, तो किसको लेंड करेंगे? क्योंकि सामने वाला तो बोरो करने को तैयार ही नहीं है। तो इस ग्रेव क्राइसिस से ये सरकार निकाल के लेके आई है। जब सरकार की अपन को बुराई करनी होगी तो अपन करेंगे कि टैक्सेशन जैसे आई है, पर जहाँ पर तारीफ करनी चाहिए उधर अपन को मतलब छाती ठोक के तारीफ करनी चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। अब ये आपने कर दिया काम अच्छा, पर एक चीज अभी जो इशू आ रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, पर जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब क्या हो रहा है ना, बैंक्स थोड़े कंजर्वेटिव हो रहे हैं। बैंक्स को भी समझ में आ गया है कि बैंक्स ने भी एआई डिप्लॉय करके रखे हैं। बहुत सारे बैंक्स की मैं कॉन कॉल पढ़ रहा था, तो उसमें भी कि उनको पता चल जाता है कि भैया ये वाले सेक्टर में आपको नहीं पैसा देना है। तो बैंक्स भी थोड़े क्या कंजर्वेटिव लेंडिंग कर रहे हैं। सरकार बहुत केपेक्स कर रही है, गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है, पर मेरे ख्याल से जो डीएफआई होती है ना, वो एक गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि एक बहुत बड़ी बॉडी जो केपेक्स रिलेटेड ही लेंडिंग करे, ताकि ये वाले बैंक्स ये बाकी सेक्टर्स में ध्यान दें। तो ये एक अपना डेटा था कि एनपीए का इशू कैसा पिछले 10-15 साल में रहा है। फिर अपन एनालिसिस करते हैं जैसे अपन हर बार करते हैं। तो इसमें जो अपन सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में क्या है कि मैंने आज निफ्टी में जैसे मैंने 2-3 दिन पहले भी ट्रेड लिया था, तो उसमें मेरे ख्याल से आज निफ्टी थोड़ा-सा नीचे आया। हाँ, तो ये मैंने इधर पे इस पे ट्रेड लिया था निफ्टी में, 2 दिन ऊपर गया था, फिर इसने एक इधर स्क्वाट टाइप ही बोलेंगे, विक अच्छी दिख रही है, मतलब रिजेक्शन आया नीचे से। तो निफ्टी का तो ये है, अगर आप गोल्ड देखेंगे तो वो बढ़ते ही जा रहा है। सिल्वर भी मतलब गोल्ड जितना तो नहीं बढ़ रहा है, पर सिल्वर भी ऊपर है, स्मॉल कैप ऊपर है, यूके ऑयल आज गिरा हुआ है थोड़ा 2%। अगर आप नैस्डैक देखेंगे तो मेरे ख्याल से नैस्डैक भी 4-5% मेरे ख्याल से ये वाले लेवल से गिर चुका है। हाँ, 5% या नीचे है। एक एक ये है कि आप अगर ईटीएफ में थोड़ी इन्वेस्टिंग करते हैं, तो एक आप 10-15% अपने पोर्टफोलियो का इधर डाल सकते हैं। ये भी ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई पे है। ये तो निफ्टी जैसे ही काम करता है। तो ये तो अपने इंडेक्सेस थे। आपको पता है अपन लोग कुछ ज़्यादा लाइन वाइन ड्रॉ ऐसे करते नहीं है। अब ये जो है ना, इसमें मैंने पोज़ीशन ली थी। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, तो इधर से ना इसने मेरे को अभी तक 10% का रिटर्न दे दिया है। जो स्टॉप लॉस मेरा नीचे था उसको ब्रेक इवन पे कर दिया। अब इसको अपन ट्रेल करते रहेंगे। पर इधर मेरे को अगर कल जैसे दिखेगा कि 3-4% ऊपर जा रहा है, तो ये अपन इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाएँगे। जो शिल्पा मेट था ये भी मैंने लिया है। इधर पे इसकी एंट्री ट्रिगर ट्रिगर हुई है, ये अभी मैं होल्ड करके रखा हूँ। एचएफसीएल मैंने आपको बताया था 5% अपर सर्किट है, पर ये कि अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो आप अगर आपने इसको बाय किया है तो आप ब्रेक इवन पे एसएल लगा सकते हैं। स्किपर इसमें भी मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई थी, पर मैंने इसको सेल कर दिया, क्योंकि मेरे को इसका क्या है कि स्ट्रक्चर उतना पसंद नहीं आया था, तो मैंने इसको सेल कर दिया। क्यूपिड है, क्यूपिड में मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई है, अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस इधर पे नीचे है, मतलब प्रीवियस डे लो पे है, तो अभी इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये अपन ने एक और स्टॉक की बात करी थी, अगर इसमें तो आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई तो इसको डिस्कस करने का कुछ मतलब नहीं है। अब जो अगले वीक बोल रहा हूँ, मतलब पूरे वीक आपको ट्रैक करने चाहिए, और कल भी आप देख सकते हैं कि इसमें अगर कुछ पोजीशन बन जाए तो आप ज़रूर ले सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि डेप्थ कितनी है सारे स्टॉक्स की। अगर डेप्थ अगर अपन को 3% से कम मिलेगी तो अपन इसमें एंट्री लेने की बिल्कुल सोचेंगे। 2.87% की इसमें मतलब एंट्री आ रही है। तो अगर आपको एंट्री इसमें प्लान करनी है तो ये वाले लेवल्स के ऊपर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये फिलाटेक्स करके है स्टॉक, इसमें भी अगर अपन देखेंगे कि कितनी डेप्थ आ रही है, तो 2.48% की है। इसमें भी आप जो ये प्रीवियस डे का हाई है, इधर पे आपका एंट्री हो जाएगी, और जो ये लो है, इधर आपका एसएल हो जाएगा। मार्क्सन्स करके एक स्टॉक है, इसमें भी ये क्या है कि अपन को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इधर पे ना आपको जो अपन बात करते हैं कि वॉल्यूम ड्राई होनी चाहिए, तो इधर पे वॉल्यूम ड्राई हो रही है कि जो सेलर्स हैं वो धीरे-धीरे जाते जा रहे हैं, और टाइटनेस आ रही है, मतलब बायर्स जो हैं वो एकदम वेट कर रहे हैं कि
जैसे ही इसके ऊपर प्राइस जाए, तो अपने जो एंट्री पॉइंट्स है वो ट्रिगर हो। बहुत ही तगड़ा सेटअप है, मैं तो इसमें मेरे ख्याल से 10-1% की भी पोज़ीशन साइज़ इसमें लेने के लिए रेडी हूँ। ये अच्छा है, 2.44% का है और टाइटनेस भी अपन को मिल रही है। 10 ईएमए के पास भी है, ये भी एक इसमें अच्छी चीज़ है। कल्याण ने थोड़ा स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा है कि आज भी इसमें एंट्री ट्रिगर हो गई होगी, स्टॉप लॉस काफ़ी कम आएगा, पर इसमें है कि थोड़ा मतलब हल्का-सा मेरे को चॉपी लगता है कि इधर पे आपको दिख रही है विक, तो पोज़ीशन साइज़ आप इसमें कम कर सकते हैं। इसमें भी सेम है कि आपको दिखेगी बहुत सारी विक है, पर ये कि अपन को टाइटनेस दिख रही है, अगर इतनी टाइटनेस दिख रही है कि ये 1.885% की है, तो मेरे ख्याल से ये रिस्क सबको लेना चाहिए, क्योंकि एक 5% की बड़ी कैंडल आएगी और अपना जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो जाएगा इधर पे। फिर यूनिमैक करके है, तो इसमें भी मैंने आज इधर ऊपर वो लगा के रखा हुआ था मैंने इसमें अलर्ट, तो ये आज भी अच्छा टाइट हुआ है 2.59% का, मतलब पहली बार मेरे को इतने टाइट सेटअप दिख रहे हैं। पर इसमें एक इशू जो है वो है कि अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो आपको दिखेगा कि काफ़ी इरैटिक रहता है। ये आपको विक्स दिख रही है इधर, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रखना पड़ेगा, वरना ये आपका जो एसएल है वो हिट करके आगे निकल जाएगा। तो एक और सेटअप है, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें अपन थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं बैठ के। इसमें क्या है ना कि ये डाउन ट्रेंड में है, ये अभी साइडवेज में जा रहा है। पर इसमें क्या है ना कि अगर आप रिसेंट में देखोगे ना, तो इधर पे एकदम टाइट हुआ, ये 20%, 20%। फिर आप देखेंगे इधर पे टाइट हुआ, फिर इसने अच्छा मूव दिया, अगर आप इधर से देखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा इसको खरीदना है, किसी ने खरीदा हो, ये 40% का मूव है। अब क्या है ना कि अगर मैं 5% पोर्टफोलियो साइज़ ले रहा हूँ और इसके हाई पे मार्क कर रहा हूँ, तो मेरा एसएल 1.44% का आ रहा है। तो इतनी टाइटनेस कहीं मिलती नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी थोड़ा रिस्की है, अपना काम है रिस्क लेने का, क्योंकि अगर अपन रिस्क नहीं लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क है ये, तो अपन अपना पोर्टफोलियो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो ये वाले रिस्क अपन ले सकते हैं कि 1.5% का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो इसमें आप ज़रूर एक बार देख सकते हैं। फिर पेटीएम है, पेटीएम में भी अच्छी टाइटनेस इधर देखने को मिल रही है, अगर आप इधर हाई पे देखेंगे, तो ये भी बहुत टाइट है, 1.64% का। अगर कल सारी एंट्री ट्रिगर हुई, मेरे ख्याल से शायद से कल थोड़े पैसे कम पड़ने वाले हैं, अगर सारी एंट्री एक बार भी ट्रिगर हो गई। ये इधर पे एंट्री ट्रिगर होगी और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस डे लो रहेगा। तो ये थे स्टॉक्स, मेरे ख्याल से सारे ही आपको रखने चाहिए वॉच लिस्ट में। कल्याण मेरे को थोड़ा बस ऊपर-नीचे लग रहा है, बाकी मेरे ख्याल से सब कुछ ट्रैक करना चाहिए। कल भी अपन आएँगे मार्केट कैप्सूल के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।